नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे सीधा सीधा कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से। एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, डिटेल से एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। ग्राफिन, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे, लेकिन बढ़िया से मैंने क्लासीफाई कर दिया पॉइंट्स की फॉर्म में। मजे आएंगे आपको आर्टिकल डिस्कस करने में। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जो उथल पुथल चल रहा है, इंडिया की क्या अप्रोच होनी चाहिए, इंडिया को क्यों डरने की आवश्यकता है पाकिस्तान के घटनाक्रम से। उसके बाद द हिंदू के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं या फिर एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं। आप एनालाइज कीजिए ग्राफिन रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में इंडिया ने क्या प्रोग्रेस की है। इस डोमेन में इंडिया की तरफ से जो नोटेबल इनोवेशंस या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनको हाईलाइट कीजिए। और ग्राफीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने की दिशा में सरकार की सपोर्ट की इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस कीजिए। 3 पार्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सबऑर्डिनेशन ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का जो सबऑर्डिनेशन हो रहा है, पार्लियामेंट की पावर कम हो रही है, इसके पीछे फैक्टर्स को डिस्कस कीजिए और गवर्नेंस में इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी, संविधान में क्या चेंज या रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए ताकि पार्लियामेंट का जो रोल है एज ए डेलिब्रेटिव और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इसे रिस्टोर किया जा सके। बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट कीजिए। ये 2 प्री के क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। जिस प्रकार से यूपीएससी ने पेपर पूछा है ना इस बार कि कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट सही हैं, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चंस हैं, एक ग्राफीन से संबंधित और दूसरा है न्यूरल लिंक से संबंधित। ये न्यूज़ है साइंस की जो हम डिस्कस करेंगे आज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आंसर आपको बताता हूं। ये कोट है जेरी बेंथम का, रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटी इज कंसिस्टेंसी। देखो बेंथम तो इस कोट में कंसिस्टेंसी का जिक्र करते हैं, हर चीज में कंसिस्टेंसी, जैसे थॉट्स में, एक्शंस में, प्रिंसिपल्स में, हर चीज में कंसिस्टेंसी होना ये बहुत बढ़िया है। वो इंसान शांति के साथ जीता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो रिलायबल है। और दूसरे सेंस में कंसिस्टेंसी, जैसे पढ़ाई में कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंट हो, डेली हार्डवर्क करते हो, तो उसके बहुत फायदे हैं। लेकिन बेंथम का मतलब यहां पर ना थॉट्स, एक्शंस और प्रिंसिपल्स में कंसिस्टेंसी से था। तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स में और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले थोड़ा बेसिक्स डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं 500, 10 क्लासेस हैं 1st से लेकर 10th तक, और हर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। पहली क्लास में 50, दूसरी क्लास में 50, इस प्रकार से 1st से 10th क्लास तक हर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो इन 500 स्टूडेंट्स में से ना किसी एक स्टूडेंट का चुनाव करना है ताकि वो स्टूडेंट पूरे स्कूल की स्पोर्ट्स फेडरेशन को चलाए। अब देखो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन, जो 10 क्लासेस है ना, हर एक क्लास में से एक स्टूडेंट चुना जाए, जैसे 1st क्लास से एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बने, 2nd क्लास से एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बने, 3rd क्लास से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए। तो इस प्रकार से हर एक क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि चुन के आए, और बाद में लास्ट में ये जो 10 प्रतिनिधि चुन के आए हैं ना हर एक क्लास से, ये 10 प्रतिनिधि आपस में किसी एक पर्सन को लीडर चुन लें। एक रास्ता तो ये हो सकता है, जो कि अभी हमारे देश में होता है। पूरा देश डिवाइडेड है 545 लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसीज में। ये 545 प्रतिनिधि चुन के आते हैं, फिर जिस ग्रुप के ज्यादा प्रतिनिधि होते हैं 545 में, वो ग्रुप अपनी सरकार बनाता है और उस ग्रुप का जो लीडर है वो प्रधानमंत्री बनता है। अब स्कूल में दूसरा ऑप्शन ये है, 500 स्टूडेंट्स में 2-3 स्टूडेंट इलेक्शन लड़ लें। रमेश, महेश, सुरेश 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों इलेक्शन लड़ लेते हैं आपस में, और 500 में से जो बचे हुए 497 स्टूडेंट्स हैं वो वोट देते हैं इन 3 स्टूडेंट्स को अपना लीडर चुनने के लिए। जिस पर्सन के, रमेश, महेश, सुरेश में से जिससे सबसे ज्यादा वोट आते हैं वो स्पोर्ट्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट बन जाएगा।
ये तरीका फॉलो किया जाता है यूएसए में। यूएसए में दूसरी जगहों पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल की सहायता से बता दिया, हालांकि अलग अलग देशों में सिस्टम कुछ अलग अलग भी मिलेगा। पॉइंट ये है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम है। 545 जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनमें से फिर एग्जीक्यूटिव बनता है, यानी एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से निकल के आता है। अभी ना पार्लियामेंट का काफी जिक्र हो रहा है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी है और कंट्रोवर्सी इसलिए पैदा हुई क्योंकि प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनाग्रेशन नहीं किया, प्रधानमंत्री ने किया। अपोजिशन के अनुसार प्रेसिडेंट को करना चाहिए था, क्योंकि प्रेसिडेंट का पद हमारे देश में एग्जीक्यूटिव के फॉर्मल हेड का है। इसके अलावा सेनगोल को लेकर भी काफी चर्चा हुई। सेनगोल मतलब ये जो प्रतीक आपको दिख रहा है पिक्चर में, चोला एम्पायर में क्या हुआ करता था, एक राजा जब दूसरे राजा को पावर सौंपा करता था ना, तब ये सेनगोल दिया जाता था उस राजा को जिसने गद्दी संभाली है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो नेहरू ने भी ये सेनगोल लिया था। तो अब एक बार फिर से तमिलनाडु में जो अधिनम है, प्रीस्ट हैं, उन्होंने ये सेनगोल प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा। तो ये हमने कंटेक्स्ट डिस्कस कर लिया। अब राइटर ये कह रहे हैं कि देखो बिल्डिंग तो नहीं बन गई, बट पार्लियामेंट में ना बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। क्या दिक्कतें चल रही हैं? सबसे पहला, बिल पास्ड विद मिनिमल और नो डेलिब्रेशन। बिल को बिना डिस्कशन के पास कर दिया जाता है या फिर बहुत थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है तब बिल को पास कर दिया जाता है। जब देखो डिबेट और बिल की छानबीन नहीं होगी तो आवश्यक जो इनपुट्स आने चाहिए कि भैया कानून में ये फेरबदल कर लो, बिल में ये चेंजेस ले आओ, अगर ये चेंजेस लेके आते हो तो बिल और अच्छा हो जाएगा, इस प्रकार की चीजें सामने आ ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि डिस्कशन नहीं हुई या फिर ना के बराबर हुई है। कई बार जल्दबाजी में बिल पास कर दिए जाते हैं। जल्दबाजी में बिल पास करोगे तो लेजिस्लेशन की क्वालिटी घटिया होगी। जो भी काम जल्दबाजी में करोगे, आप लक्ष्मीकांत जल्दबाजी में पढ़ोगे तो कंसेप्ट कुछ समझने रह जाएंगे। न्यूज़पेपर डिस्कशन 2 की स्पीड पे सुनोगे तो कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे। समझ गए? जल्दबाजी में जो भी काम करते हैं खराब होता है। इसके बाद डिक्रीज नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीटिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने 3-4 दिन पहले चार्ट के माध्यम से भी डिस्कस किया था। 677 के आसपास सीटिंग्स हुई थी फर्स्ट लोकसभा जब गठित हुई थी आजादी के बाद, और 17वीं लोकसभा में तो सिर्फ अभी तक 233 पार्लियामेंट की सीटिंग्स हुई हैं। कम पार्लियामेंट की सीटिंग्स होना मतलब पार्लियामेंट का कम काम करना। कम काम करना मतलब डिस्कशन कम होना, डिबेट कम होना और लेजिस्लेशन का अच्छे से ना बनना। अगर कम सीटिंग्स होंगी तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी अच्छे से फिक्स नहीं होगी। तो ये सारे नुकसान हैं। सबसे लास्ट में फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सेशंस। पार्लियामेंट्री सेशंस को एडजर्न कर दिया जाता है बार बार। एडजर्नमेंट्स की वजह से भी पार्लियामेंट के जो वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग डेज हैं, वो कम हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि दिल्ली में सिविल सर्विसेज का कंट्रोल रहेगा दिल्ली की सरकार के पास। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिवर्स करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आ गई जिसमें यह बोला गया कि सिविल सर्वेंट्स की जो ट्रांसफर होगी दिल्ली में वो एक अथॉरिटी की रिकमेंडेशन के बाद की जाएगी। उस अथॉरिटी में सीएम, चीफ सेक्रेटरी प्लस में होम सेक्रेटरी, ये सारे होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आ गई, मतलब प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस को साइन कर लिया। जबकि देखो ऑर्डिनेंस कायदे से तब आना चाहिए जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। बट अब तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नलीफाई करने के लिए या फिर ये इंश्योर करने के लिए कि अभी राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी नहीं है तो कम से कम कानून तो हम बना दें ऑर्डिनेंस के थ्रू, बाद में जब राज्यसभा में मेजोरिटी आएगी तब राज्यसभा में पास करवा लेंगे। ऑर्डिनेंस का जो लॉजिक था, जिस लॉजिक के साथ हमारे संविधान निर्माता ऑर्डिनेंस का प्रोविजन लेके आए थे, वैसा लॉजिक आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं फॉलो करती, बल्कि अपना काम चलाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो देखो 4-5 एग्जांपल्स हैं जो हमने डिस्कस किए कि पार्लियामेंट क्यों डिक्लाइन हो रही है। अदरवाइज तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमको मिल जाएंगे, जैसे बिल्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजा जाता है और
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो बिहेवियर है वो सही नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अक्सर देखो राइटर्स ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, इसके लिए बीजेपी दोषी है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी दोषी हैं, या फिर अपोजिशन दोषी है, राहुल गांधी दोषी हैं। राइटर कहते हैं नहीं, किसी एक पार्टी या फिर पर्सन को दोष नहीं दिया जा सकता कि पार्लियामेंट ठीक से काम नहीं कर रही है। हमारे संविधान में ही कमी है। संविधान में कैसे कमी है भैया? देखो, कोई भी देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यूके भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इन देशों में ना सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए काफी सारे प्रोविजन होते हैं। सबसे पहला प्रोविजन ये है, एग्जीक्यूटिव के पास में मेजोरिटी तो होती है, जैसे अभी बीजेपी के पास मेजोरिटी है, बट देखो डिसेंट का स्कोप होता है। जैसे किसी बिल पर वोटिंग की बारी आई तो बीजेपी के जो एमपीज हैं ना, बीजेपी के मान लीजिए अभी 282 एमपी हैं या फिर 302 हैं, जितने भी हैं, तो ना सरकार के अलावा सरकार में अब कुछ मिनिस्टर्स हैं, उनको छोड़ के जो एमपीज हैं ना, वो चाहे तो बिल के खिलाफ भी वोट दे सकते हैं। ऐसा प्रोविजन है यूके में, इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण ऐसा नहीं है। कोई भी एमपी अपनी पार्टी से खिलाफ जाके वोट दे ही नहीं सकता। जब मान लीजिए पार्टी के एमपीज के पास में ये स्कोप होगा ना, मिनिस्टर्स के अलावा जो एमपीज हैं उनके पास ये स्कोप रहेगा कि मैं चाहूं तो मेरी पार्टी के खिलाफ जाके भी वोट दे सकता हूं, तो ना सरकार भी सजग रहेगी। फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, ये भी बिल्कुल अपने बाकी पार्टी के एमपी से सोच समझ के बात करेंगे कि भैया बताओ कहां पे हमें वोट देना है, मिल के पॉलिसीज बनाएंगे। बट अभी तो है ना, पार्टी के जो लीडर्स हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को, इनको पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, सभी एमपीज को जहां पे पार्टी बोलेगी वहीं पे वोट देना है, तो इसलिए उनको कोई चिंता ही नहीं है। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ ना होता, एमपीज की मर्जी होती, जहां मर्जी चाहे वो वोट दे सकते हैं, फिर तो भैया पूरी पार्टी आपस में डिस्कस करके पॉलिसीज लेके आती। पार्टी के एमपीज भी अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट दे सकते ओपोजिशन के साथ मिलके। यूके में ऐसा होता है। यूके में देखो, ब्रेग्जिट पे जब चर्चा हो रही थी ना, तो सरकार के कुछ एमपीज अपोजिशन के साथ मिल गए इश्यू पे, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो इंडिया में इसके लिए दोषी है एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब संविधान में ही कमी है, समझ गए। उसके बाद है दूसरी चीज, अपोजिशन के पास में ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सर्टेन राइट्स होते हैं सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के। एग्जाम्पल दीजिए, बिल्कुल सही एग्जाम्पल आपके दिमाग में आया, क्वेश्चन आवर। जैसे क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछ के अपोजिशन सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश करती है। और यूके में तो ऐसा भी होता है कि यूके के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे लीडर ऑफ अपोजिशन डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं फेस टू फेस। बट देखो हमारे देश में दिक्कत क्या है, क्वेश्चन आवर को इतना सीरियस लिया नहीं जाता। जैसे हमने डिस्कस किया, वर्किंग आवर्स काफी कम हो गए हैं। क्वेश्चन आवर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बैठे नहीं होते, इवन जो विपक्ष के लीडर्स हैं वो भी क्वेश्चन आवर को उतना सीरियस नहीं लेते। तो इसलिए अपोजिशन भी सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में नाकाम साबित हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। सोचा देखो ये भी गया था कि जो स्पीकर है ना वो निष्पक्ष भूमिका निभाएंगे। दूसरे देशों में प्रोविजन ऐसे किए गए हैं कि स्पीकर जो हैं अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होते हैं और सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करवाने में मदद करते हैं। बट हमारे देश में उल्टा हो गया है, स्पीकर न्यूट्रल नहीं रहते, स्पीकर रूलिंग पार्टी के चूंकि होते हैं तो वो सरकार का ही साथ देते हैं। हर चीज में वो सरकार का साथ देंगे तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी। अब चौथा पॉइंट डिस्कस करिए। चौथा पॉइंट ये है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ना कहीं कहीं अपर हाउस का भी प्रोविजन होता है। यूके में है, इंडिया में भी है अपर हाउस यानी राज्यसभा। ये जो अपर हाउस होता है ना, ये चेक करता है कोई बिल जल्दबाजी में लोकसभा में पास अगर हो गया है तो उसे रोक के हम उस पर डिस्कशन करें। और स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा यानी अपर हाउस।
बट ना अपर हाउस हमारे देश में एक रबड़ स्टैंप की तरह बन के रह गया है। अगर सरकार चाहती है कि इस बिल को हम राज्यसभा में ना डिस्कस करवाएं, तो उस बिल को मनी बिल करार दे दिया जाता है, फिर वो राज्यसभा में डिस्कस ही नहीं होता। जैसे आधार एक्ट कायदे से राज्यसभा में डिस्कस होना चाहिए था, बट सरकार नहीं चाहती थी, तो सरकार ने बोला ये मनी बिल है। मनी बिल के साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि मनी बिल को राज्यसभा में पास होना जरूरी नहीं है। तो ये चारों जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ना, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि रूलिंग पार्टी के बाकी एमपीज अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा पाते एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया अपोजिशन सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाता। तीसरा, स्पीकर न्यूट्रल नहीं रहते। चौथा पॉइंट, अपर हाउस एक रबर स्टैंप की तरह बन गया है। तो ये चारों पॉइंट्स ऐसे हैं कि हमारी संविधान में ही दिक्कत है। किसी एक पर्सन या फिर पार्टी को दोष नहीं दे सकते। अगर हमें पार्लियामेंट की वर्किंग को इंप्रूव करना है तो संविधान को ठीक करना होगा, और जहां पे आवश्यकता है वहां पे रिफॉर्म्स लेके आने होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पाकिस्तान से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पाकिस्तान के हालात देखो आपसे छुपे नहीं हैं। पाकिस्तान में आज के समय में कैसी सिचुएशन है। इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो बहुत ख़राब है। पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और दूसरी तरफ जो कोalition अभी सत्ता में है वो आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान को अरेस्ट किया गया 9 मई को। उसके बाद पाकिस्तान में दंगे फैल गए, बहुत वायलेंस हुआ। गुस्सा पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट भी उतरा, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी का, यानी इमरान खान की पार्टी का। 9 मई को जब उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद रावलपिंडी में जो पाकिस्तान की आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर है ना, वहाँ पे अटैक हुआ। आईएसआई का फील्ड ऑफिस है फैसलाबाद में, वहाँ पे अटैक हुआ। इवन लाहौर में जो कोप्स कमांडर का रेजिडेंस है वहाँ पर भी अटैक हुआ। ऐसा देखो सिर्फ एक बार पहले पाकिस्तान में हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर अटैक होना। इंडिया के लिए देखो खुश होने की बात नहीं है, इंडिया को भी चिंतित होने की आवश्यकता है। ऐसा देखो इसलिए, मान लीजिए आपके पड़ोस वाले घर में, आपके साथ लगता जो घर है वहाँ पे बहुत लड़ाई होती है, बहुत शोर शराबा होता है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई पुलिस वाला आता है, बच्चे बाहर आते हैं भागते भागते, गोली चलती है, तो आपको ही दिक्कत है ना। आप चाहते हो कि मेरा पड़ोसी जो है वो आराम से रहे, मुझे भी तंग ना करे और खुद भी आराम से रहे। वही चीज़ें इंडिया के साथ हैं। अगर देखो पाकिस्तान में कैओस क्रिएट होता है, गरीबी बढ़ती है, तो बॉर्डर पे इंस्टेबिलिटी आती है। क्योंकि पाकिस्तान में गरीबी बढ़ेगी, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो खतरा है कोई ना कोई इसका फ़ायदा उठा के इंडिया में और ज़्यादा टेररिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश करेगा अपना फ़ायदा उठाने के लिए। तो टेररिज्म संबंधित एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो सकती हैं इंडिया में। रिफ्यूजीज़ आ सकते हैं। आपके पड़ोसी के घर में लड़ाई होती है तो हो सकता है कि उस पड़ोसी के घर से आपके घर में कोई आ जाए, रहने के लिए नहीं तो कम से कम आपकी मदद मांगने के लिए, या फिर किसी ना किसी चीज़ के लिए आपके पास वो आ जाएगा। उसी प्रकार से पाकिस्तान में लड़ाई होती है तो वहाँ से लोग भाग कर इंडिया में आ सकते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी 1980s में, तो कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ के जम्मू में आ गए थे, दूसरी जगहों पर आ गए थे। तो वैसी ही दिक्कत पाकिस्तान में अगर क्रिएट होती है तो बहुत से लोग इंडिया में आ सकते हैं। अब इनको संभालना, और शक भी होगा कि बहुत सारे लोग आतंकवादी ना बन जाएं, तो ये सिचुएशन इंडिया नहीं चाहता है। नेक्स्ट चीज़, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सनल। अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब अगर इंस्टेबिलिटी आती है, उथल पुथल होता है पाकिस्तान में, तो कोई देखो अनऑथराइज्ड ढंग से भी एक्सेस कर सकता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को, बेच सकता है, उनको गलत ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। जैसे AQ खान जो साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने गलत ढंग से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी बेच दी थी। मान लीजिए आतंकवादियों के हाथ में लग जाएं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, खतरा तो इंडिया को है ना। नेक्स्ट, टेररिस्ट नेक्सस। अब देखो बहुत सारे आतंकी संगठन है पाकिस्तान में, जैसे तहरीक तालिबान है। अगर ना ओपोजिशन और सरकार आपस में लड़ते रहेंगे, यानी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती रहेंगी, तो एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा।
उस वॉइड को फिर फिल कर दिया जाएगा इनके द्वारा, तहरीक तालिबान के द्वारा। यह अच्छी चीज नहीं है। अगर आतंकी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलैरिटी गेन करती है, स्ट्रोंग होती है, तो वो हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। बेशक वो पाकिस्तान की सरकार को निशाना बनाए, लेकिन देखो आतंकी संगठन कहीं पर भी मजबूत हो, उससे पूरे वर्ल्ड को डरने की आवश्यकता है। ये पाकिस्तान की सोच है कि जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के खिलाफ आतंकवाद फैला रही हैं उनसे तो हमें फायदा है, अंत में देखो वो पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन इंडिया को ये समय रहते ही बात समझ जानी चाहिए, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है वो कल इंडिया को भी पहुंचा सकती है। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वही पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो आतंकियों के हाथ लग सकते हैं। वैसे पाकिस्तान का कहना है कि हमारा न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मजबूत है। जैसे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जो देखरेख करती है न्यूक्लियर वेपन्स का, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल न्यूक्लियर वेपन्स का इसी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास में है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन भी है जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एसेट की डेली मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इंश्योर करती है। बट दिक्कत पता क्या है, पाकिस्तान की आर्मी में खुद में ही डिवीजन्स हैं। पाकिस्तान की आर्मी अभी बटी हुई है। बहुत सारे आर्मी जनरल्स इमरान खान के प्रति सॉफ्ट इंक्लिनेशन रखते हैं और ज़्यादातर अभी फिलहाल सरकार के साथ हैं। शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी में ही डिवीजन्स आना, ये तो देखो बहुत चिंता की बात है। अदरवाइज पाकिस्तान की आर्मी को काफ़ी डिसिप्लिन आर्मी माना जाता है। और देखो इसी इंस्टेबिलिटी में ना रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे तहरीक लबैक पाकिस्तान, ये सब भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती जा रही हैं। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो और ज़्यादा इरेशनल होते जा रहे हैं, गंभीरता से अपने देश को नहीं चला रहे हैं। तो आने वाले समय में ना पाकिस्तान और ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल अप्रोच अपना सकता है, लड़ाई वाली अप्रोच, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया के खिलाफ एग्रेशन दिखा सकता है। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को देखो सावधानी बरतनी चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी इंडिया स्ट्रॉन्ग करे ताकि पाकिस्तान से कोई रिफ्यूजी या फिर आतंकी ना आ सके। डिप्लोमेटिकली इंडिया एंगेज करे अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, फॉर एग्जांपल चाइना के साथ, यूएसए के साथ। इंडिया उनको बोले कि भैया पाकिस्तान को संभालो, ये बर्बाद होने वाला है और हमें भी नुकसान पहुंचेगा, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। तो इस प्रकार की बातें इंडिया को चाइना, यूएसए जैसे देशों को बोलनी चाहिए कि पाकिस्तान को ठीक करो, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालो कि भैया जल्दी से आप अपनी सरकार सुरकूर जो भी बनानी है बना लो। तो ऐसे इंडिया डिप्लोमेटिकली एंगेज कर सकता है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्राफिन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था, लेकिन हमने अच्छे से इसे क्लासिफाई कर दिया ताकि बढ़िया से हम इसे डिस्कस कर सकें। देखो पॉइंट वाइज फॉर्म में क्या प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस हैं, इंडिया क्या कर रहा है। एक बार आप द हिंदू देखिएगा, द हिंदू में आपको ये आर्टिकल बहुत कॉम्प्लेक्स रूप से मिलेगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खैर बात करते हैं। जैसे देखो आजकल सॉफ्टवेयर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। कंप्यूटिंग में क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। उसी प्रकार से मटेरियल्स में ग्राफीन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया अपने आप को मेजर लीडर्स की कैटेगरी में ले आया है। क्वांटम कंप्यूटिंग में भी इंडिया धीरे धीरे काम कर रहा है। ग्राफीन के मामले में इंडिया अभी पीछे है, शुरुआत हुई है सिर्फ, बट इंडिया को ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्राफीन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन हम डिस्कस करें उससे पहले आप प्रॉपर्टीज जानिए ग्राफीन की। थिनेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट एंड मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल, पतला, मजबूत और मोस्ट कंडक्टिव। कंडक्टिव मतलब करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, रेसिस्टेंस बहुत कम आता है। जैसे कॉपर, सिल्वर, आमतौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है इनका करंट फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। लेकिन ग्राफीन जो है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टिव मटेरियल है, ज़्यादा आसानी से करंट फ्लो हो सकता है ग्राफीन में। वैसे देखो बहुत पतला है लेकिन बहुत मजबूत है और हीट, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल है जो हमने डिस्कस किया। हर एक पॉइंट के साथ मैंने एग्जाम्पल भी अटैच कर दिया है ताकि
बाद में आप ये स्लाइड्स रिवाइज करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए, आसानी से आप रिवाइज कर सको। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड इम्परमिएबिलिटी। देखो इम्परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ग्राफीन जो है गैसेस के लिए इम्परमिएबल है, तो मतलब गैसेस फ्लो नहीं कर सकती। इवन लाइट जो गैसेस है, हाइड्रोजन, हीलियम, वो भी इसको पार करके आगे नहीं जाएंगी, समझ गए। और ट्रांसपेरेंट है बहुत ज्यादा। इवन लाइट जब पास करते हैं ना ग्राफीन से, ये सिर्फ 2% लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बाकी 98% तो भेज देता है आगे। चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इम्परमिएबल टू गैसेस है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और टच स्क्रीन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, कंपोजिट मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटीज। इवन थोड़ी क्वांटिटी में भी ग्राफीन जो है वो दूसरे मटेरियल के साथ मिलके उनकी प्रॉपर्टीज को भी इन्हेंस कर देता है। जैसे देखो ग्राफीन कंपोजिट, यानी ग्राफीन का दूसरे मटेरियल के साथ कॉम्बिनेशन, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है एरोस्पेस में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, स्पोर्ट्स में, कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट है एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज। ग्राफीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी सहायक होती हैं एडवांस एनर्जी जनरेशन में और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ में। एनर्जी को स्टोर करके रखना है, जनरेट करना है, उसमें ग्राफीन काफ़ी काम की चीज़ है। ग्राफीन बेस्ड बैटरीज और सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर क्या होता है, डबल लेयर कैपेसिटर होता है, बीच की चीज़ है एक प्रकार से, एक तरफ कैपेसिटर, ट्रेडिशनल कैपेसिटर, और दूसरी तरफ बैटरी, दोनों के बीच की चीज़ है सुपर कैपेसिटर। इसमें एनर्जी जल्दी से स्टोर हो जाती है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है। तो फास्ट चार्जिंग, लॉन्गर लाइफ टाइम, इसके लिए ग्राफीन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। सेंसर एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। ग्राफीन बेस्ड जो सेंसर होते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त सेंसर होते हैं, इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आए थोड़ा सा भी पहचान लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ग्राफीन बेस्ड सेंसर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है हेल्थ केयर में। आजकल वॉचेस चलती हैं, वॉच को हम पहनते हैं जिससे हार्ट बीट, बाकी चीज़ों का पता लग जाता है, कितने स्टेप्स हम चलें। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग फॉर डिटेक्टिंग केमिकल्स, केमिकल्स को डिटेक्ट करना है, रेडिएशन या फिर बायोलॉजिकल एजेंट को डिटेक्ट करना है, तो ग्राफीन बेस्ड सेंसर बड़ी काम की चीज़ है। नेक्स्ट, डिफेंस एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस। मजबूती है, कंडक्टिविटी अच्छी है, सेंसिटिविटी अच्छी है, इस वजह से ग्राफीन का काफ़ी इस्तेमाल होता है डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में। जैसे कवच बनाना है, बुलेट प्रूफ गाड़ी बनानी है, स्टील्थ कोटिंग, मतलब रडार को बाईपास करने के लिए स्टील्थ बनाना है, तो यहाँ पे ग्राफीन का काफ़ी इस्तेमाल होता है। अब इंडिया की प्रोग्रेस देख लीजिए, ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया ने सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग ओपन किया है IISc बेंगलोर में। इसके लिए IISc बेंगलोर और KS टेक ने आपस में कोलैबोरेट किया है। स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, अलग अलग कंपनीज और इवन फॉरेन सब्सिडरीज जो हैं वो ग्राफीन के क्षेत्र में काम कर रही हैं इंडिया में। जैसे टाटा स्टील ने सक्सेसफुली ग्राफीन को ग्रो किया है और एक्सप्लोर किया जा रहा है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग में इसका। नेक्स्ट है और दूसरी नोटेबल इनोवेशंस, जैसे ग्राफीन ऑक्साइड बेस्ड रैपर्स जो हैं, जिसमें हम खाना वगैरह लपेटते हैं, रोटी लपेटते हैं, तो ग्राफीन ऑक्साइड बेस्ड रैपर्स डेवलप किए गए हैं ताकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ये कहाँ पे ओपन हुआ है, ये केरला में ओपन हुआ है। केरला की डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के द्वारा इसे ओपन किया गया है, टाटा स्टील और सीमेट थ्रीसर के साथ कॉम्बिनेशन में, मतलब पार्टनरशिप में। तो तीनों ने पार्टनरशिप की, टाटा स्टील, सीमेट थ्रीसर और डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। देखो अगर हम चाहते हैं कि ग्राफीन के मामले में हम वर्ल्ड लीडर बने, तो देखो बाकी देश जैसे ग्राफीन की प्रोडक्शन को और रिसर्च में सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना, यूके, इंडिया की सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए। सेमीकंडक्टर के मामले में हम पीछे रह गए 90s में, जब सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में क्रांति आई थी, बट ग्राफीन के क्षेत्र में अब क्रांति आ रही है। इंडिया को पीछे नहीं हटना चाहिए, इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। ग्राफीन में रिसर्च, ग्राफीन में इनोवेशन, ये गेम चेंजिंग मटेरियल है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो अलग से एक नेशनल ग्राफीन मिशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। गवर्नमेंट सपोर्ट एसेंशियल है ताकि ग्राफीन की एज में इंडिया एक उचित स्थान प्राप्त कर सके। अब देखो मेंस के पर्सपेक्टिव से द हिंदू की कुछ दूसरी न्यूज देख लेते हैं। अहमदनगर विल नाउ बी रीनेम्ड एज अहिल्यानगर। अहमदनगर जो एक जगह है महाराष्ट्र में, उसका नाम होगा अब अहिल्यानगर। अहिल्यानगर क्यों? मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने 18वीं सेंचुरी में रूल किया, उनकी 298वीं बर्थ एनिवर्सरी पर
नाम चेंज किया गया है अहिल्यानगर, किसका? अहमदनगर का। मुझे जल्दी से आर्ग्यूमेंट दीजिए, सीरीज का नाम चेंज करना सही है गलत? पहला आर्ग्यूमेंट, हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम चेंज कर दिए जाते हैं। कई बार इतिहास को रिवर्स करने के लिए, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख लिया, इसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं। बोला गया कि कुछ रूलर्स ने जब भारत पे अटैक किया तब इसका नाम इलाहाबाद हो गया था, तो हम पुराने नाम को ही रिवाइव कर रहे हैं जो एंशिएंट इरा में नाम था प्रयागराज। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, टेक्निकली सही या गलत हो सकता है, रीजन की बात हम कर रहे हैं। पहला हिस्टोरिकल। दूसरा रीजनल प्राइड से संबंधित कई बार रीजन्स होते हैं, जैसे बॉम्बे का नाम मुंबई रख दिया गया, कैलकाटा का नाम कोलकाता रख दिया गया, क्योंकि कोलकाता जो है बंगाली आइडेंटिटी से जुड़ा है, मुंबई जो है वो मराठी आइडेंटिटी से जुड़ा है। तीसरा, कई बार पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, पॉलिटिक्स में फायदा उठाने के लिए नाम चेंज कर दिए जाते हैं। कई बार कॉलोनियल लीगेसी को चेंज करने के लिए नाम बदले जाते हैं कि अंग्रेजों ने नाम रखा था, अब हम खुद से रूल कर रहे हैं, आजाद हैं, तो हम अपने हिसाब से नाम रखेंगे। तो ये पक्ष में आर्गुमेंट्स है। विपक्ष में आर्गुमेंट्स नाम चेंज करने के प्रति खर्चा आता है खामखा का, सारे चेंज करो, डॉक्यूमेंट्स में चेंज करो, साइन बोर्ड चेंज करो। दूसरा, देखो पॉलिटिक्स के कारण नाम चेंज करना ठीक नहीं है, फिर अगली पार्टी आएगी वो फिर से चेंज कर देगी, ऐसे तो सिस्टम चलता रहेगा, जनता में कंफ्यूजन आता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास को बदलने की कोशिश की जाती है, इतिहास को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश की जाती है नाम चेंज की जब पॉलिटिक्स होती है। तो ये सारे पॉइंट्स दे सकते हो। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो क्या आंसर दोगे? नाम चेंज करना कितना सही कितना गलत? इस बार मैं कुछ बोर्ड में बैठा था इंटरव्यू के, तो ये क्वेश्चन मैंने एक से पूछा भी था। आप बताइए, देखो इसका बैलेंस्ड ओपिनियन आप ये दोगे कि नाम चेंज जब किया जाता है ना, तो इसमें सारे एस्पेक्ट्स कंसीडर करने चाहिए, हिस्टोरिकल कंसेप्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इवन जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जैसे सोशल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट्स कंसीडर करके ये डिसीजन लेना चाहिए कि किसी सिटी का नाम चेंज करना है या फिर नहीं करना है। और नाम चेंज किया जाए तो पब्लिक सेंटिमेंट्स के अनुसार ही चेंज करना चाहिए, पब्लिक सेंटिमेंट्स को ख्याल में रख के नाम चेंज करना चाहिए, और मिनिमम डिसरप्शन हो। अगर हेरिटेज आइडेंटिटी संभाल के रखनी है और दूसरी तरफ प्रशासन को स्मूथली चलाना है, कोई किसी प्रकार की डिसरप्शन कम से कम आए, दोनों के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करना है, तो ये बैलेंस्ड आंसर है। अब देखो एथिक्स का एक एग्जांपल है, एक मैन अनफिनिश्ड फ्लाईओवर से नीचे गिर गया, मतलब फ्लाईओवर आधा बना हुआ था, फ्लाईओवर मान लीजिए ऐसा होता है ना, इतना बना हुआ था, सिर्फ किसी पर्सन को बेचारे को पता नहीं था, वो कार लेके ऊपर चला गया, कार लेके ऊपर चला गया तो आगे फ्लाईओवर बना ही नहीं हुआ था, वो नीचे गिर गया। एक बात बताऊं यार, इससे ज्यादा मतलब एपैथी क्या हो सकती है? फ्लाईओवर बन रहा है, आधा फ्लाईओवर बना हुआ है, किसी ने बैरिकेड ही नहीं लगाया है। प्रॉपर बैरिकेड होने चाहिए ना, बैरिकेडिंग होनी चाहिए आगे जाने से रोकने के लिए। तो अगर प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करता है तो कितना नुकसान होता है वो पता लगता है इस एग्जाम्पल से। आप एथिक्स में ये एग्जाम्पल दे सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच है, देखो ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी थी ना पार्लियामेंट के इनाग्रेशन के मौके पे, उस स्पीच में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आंसर्स में इस्तेमाल करने के लिए। वो स्पीच काफी बढ़िया है आंसर राइटिंग के लिए। तो आप ना, आपके लिए ये काम है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा प्रधानमंत्री मोदी स्पीच ऑन पार्लियामेंट इनाग्रेशन डे, तो जो उनकी स्पीच है उसमें से अच्छी अच्छी लाइंस मिलेंगी आपको जो आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। और जो ये कीवर्ड्स है ना, इनका बड़ा ध्यान रखिए आप। जैसे विकसित भारत, बार बार इस्तेमाल हो रहा है इस कीवर्ड का, विकसित भारत, अमृतकाल, ये कीवर्ड बहुत जरूरी हैं। अब लास्ट में साइंस एंड टेक का एक आर्टिकल है, काफी इंटरेस्टिंग है। न्यूरालिंक, देखो ये इलोन मस्क की कंपनी है, 2016 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ये जो कंपनी है ना, एक क्लास 3 मेडिकल डिवाइस पे काम कर रही है जिसका नाम है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसे देखो लगा दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा इंसान के ब्रेन के साथ, स्कल में लगेगा, खोपड़ी में इसे लगा दिया जाएगा। इलोन मस्क बोलेंगे मेरी खोपड़ी में क्यों लगा रहे हो भाई, इन्हीं की कंपनी है। तो स्कल में लगा दिया जाएगा ये इंटरफेस, चिप टाइप का है ये एक तरफ जुड़ जाएगा ब्रेन से और दूसरी तरफ ब्लूटूथ सिग्नल के माध्यम से ये जुड़ जाएगा कंप्यूटर से।
अभी इस पे काम चल रहा है। अभी अप्रूवल मिल गया है FDA से कि आप इंसान के ऊपर ये ट्रायल्स कर सकते हो। अभी तक प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे, अब इंसान के ऊपर यानी ह्यूमन ट्रायल्स हो सकते हैं। ये बड़ी काम की चीज़ है अगर बन जाती है तो। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बहुत से लोग डिप्रेशन में होते हैं, जैसे किसी का हाथ या पैर काट दिया गया एक्सीडेंट के कारण, आर्टिफिशियल पैर लगाया गया है लेकिन वो उठा नहीं सकते, बट ये चिप ब्रेन में लगी होगी ना, तो ये ब्रेन से सिग्नल्स दिए जा सकते हैं हाथ को उठाने के लिए। मतलब अगर ये बन गया है तो काफ़ी पाथ ब्रेकिंग ये प्रोडक्ट होगा, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। FDA के काफ़ी सारे कंसर्न्स थे कि आप लगा तो रहे हो इसे स्कल में, जोड़ रहे हो इसको दिमाग के साथ में, बट दिक्कत है, बैटरी वाला डिवाइस है ये, ओवर हीटिंग होगी बैटरी की, ब्रेन के अंदर आसपास के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचेगा, बहुत खतरा है। तो इसलिए ट्रायल्स के लिए अनुमति नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी दी है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।